हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 जुलाई है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सी राजामोहन साहब का आर्टिकल है जो आईआर पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए कॉलिशन का जिक्र हो रहा है। क्या है वो कॉलिशन, इंडिया का क्या फ़ायदा है उसमें जाने से, या क्या कुछ उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल में। तो आपको अंत तक बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, जैसा कि मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस वगैरह इस पूरे प्रोग्राम में दिए जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है। जो आप आज न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसी से एसोसिएटेड सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो नए लोग हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको जो भी फीचर्स का अच्छा लगता है वो उसको कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोटेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। I understand democracy as something that gives the weak the same chance as the strong. ये महात्मा गांधी जी का कोटेशन है। आप समझ पा रहे होंगे इनका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी से इनका मतलब क्या है, लोकतंत्र ये किस चीज़ को कहते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जितनी क्षमता और जितनी शक्ति एक स्ट्रांग, एक ताकतवर के पास होती है, उतनी ही शक्ति एक वीक यानी कमज़ोर इंसान के पास होती है। तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं महात्मा गांधी जी अपने शब्दों में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेमोक्रेसी पर एसोसिएटेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए पेपर 4 में, या ऐसे राइटिंग आप कर रहे हो, या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जहाँ पर आप ऐसे टॉपिक को लिख रहे हैं, तो कोटेशंस का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, महात्मा गांधी जी के कोटेशंस आपको याद करने हैं। ये बहुत रिलेवेंट होते हैं और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएंगे। तो आइए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या कुछ होने वाला है पूरे डिस्कशन में। कोटेशन आपको मिल चुका है, बैकग्राउंडर हम देखते हुए चलेंगे। 3 आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे। भारत की एक रिपोर्ट आरबीआई ने पब्लिश किया है। क्या है वो रिपोर्ट और उसने क्या बताया है पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी हम बात करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल है इंडिया एंड डेमोक्रेसीज 10। क्या है ये 10 डेमोक्रेसी, इसकी हम बात करेंगे। अ लायबल प्लैनेट, तो अ लिवेबल प्लैनेट ये जो है ये एनवायरनमेंट पर एसोसिएटेड है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस आर्टिकल में अब्दुल कलाम साहब का विजन डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सुनिएगा, अंत में आपको मिलेगा ये। और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आज के बैकग्राउंडर में आप ये सारे पॉइंट्स जानेंगे। ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज, क्वाड प्लस डायलॉग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बीजिंग फोरम और आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, इसका जिक्र होने वाला है। तो पेन और कॉपी लेके तैयार रहिएगा डिस्कशन में आगे बढ़ने के लिए। ये पहला होगा जिस पर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इसका इमेज, स्ट्रेस टेस्ट। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ में बहुत पॉलिटिकल इशू है और कुछ में ऐसा है कि हमने कई बार उस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको चुना है न्यूज़पेपर में से, जो हमारे लिए कुछ नए पॉइंट्स को देता हो। ठीक है, इंडिया एंड डेमोक्रेसी 10, सी राजामोहन साहब का आर्टिकल। और अ लिवेबल प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपको एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड बहुत सारे फैक्ट मिलने वाले हैं। और क्या था अब्दुल कलाम जी का विजन और उसको कैसे आज अपनाने की ज़रूरत है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग में 2 सवाल दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी लोग अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए। दोस्तों, यूपीएससी की खास बात यही है कि जो तैयारी है ना, थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम आता है, तो 1 साल में आपकी जो एनर्जी है वो अप्स एंड डाउन्स में होती रहती है और ज़्यादातर समय में वो डाउन के ग्राफ में रहती है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को हमेशा अप रखिए, खास करके जब आप पढ़ाई में आंसर राइटिंग की बात करते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना जो कभी आपको, हमेशा आपका जो मन है वो इसके खिलाफ रहेगा। आप रिवीजन करने का सोचेंगे तो आपका मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे रिवीजन की बजाय मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन रिवीजन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, जब आप सोचते हैं चलो मैं एक आंसर लिखता हूँ, आज मैम ने इतने अच्छे समझाया है, मुझे कुछ पॉइंट्स आते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स लिख भी रहे हैं, तो चलो मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। लेकिन फिर एकदम से फीलिंग आती है कि अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लिख सकती हूँ या मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी तो मैंने इसका बेसिक्स ही नहीं पढ़ा, क्या होती है डेमोक्रेसी मुझे तो पता ही नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ें जो है वो आपको पीछे की तरफ भेजती हैं और कहीं ना कहीं आपके जो कंफर्टेबल जोन होते हैं ना, आपको उससे बाहर नहीं निकलने देती है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बचना है आपको।
और ये 3 चीज़ें, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग एंड रिविजन, इन 3 बातों को हमेशा गांठ बांध लीजिए कि आपको इसको करना ही है, चाहे आपका मन करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इस पूरे डिस्कशन से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए और अपना आंसर आप हमारे ग्रुप पर अपलोड कीजिए। जो ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर, IAS दरबार आंसर रिव्यू के नाम से, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा डेली इस डिस्कशन का, और साथ में आप आंसर्स भी वहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रोज़ की तरह ट्रांसलेटेड है पूरा क्वेश्चन, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ करके और फिर आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। रोल ऑफ स्पीकर पे आपको पहला सवाल पूछा गया। रोल ऑफ स्पीकर अभी न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एंटी डिफेक्शन, स्पीकर का रोल, जुडिशरी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गए हैं। इस पर पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेकर के, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर करना है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन। तो एक्चुअली इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 डेफिनेशन है जो आपसे पूछे गए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम कई बार इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं और कई बार डायरेक्टली बात कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा ये सब। अगर आपको नहीं भी आता है तो घबराइएगा नहीं, आपको जब इसका आंसर मैं बताऊंगी तो यू विल गॉट टू नो। तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और सवाल है आपसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये तो आपको आता ही है, तो प्लीज़ इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब ये फीचर है कोचिंग से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ऑनलाइन कोर्स में, फ़ीस काफ़ी कम कर दी गई है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के समय में एक अपॉर्चुनिटी आई है उनके लिए कि कई सारे ऑनलाइन फीचर्स एंड कोर्सेज शुरू हो गए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपका कैसे पर्सनल गाइडेंस में ख्याल रखा जाता है, कैसे नोट्स मेकिंग वगैरह करवाई जाती हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 8750069419 पर। और इस डिस्कशन में जो पूरा ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है, ये नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, तभी आपका फ़ायदा होगा। यहाँ पे बढ़ते हैं, हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया एंड डेमोक्रेसीज 10। GS पेपर 2 में IR से एसोसिएट कर देंगे इस आर्टिकल को। सिलेबस तो याद है आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो एक एक पेपर करके, एक एक पैराग्राफ करके एटलीस्ट याद करना शुरू कीजिए कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इस आर्टिकल पर चलते हैं। थोड़ा हम बैकग्राउंडर में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, हालांकि पता है आपको इसके बारे में। क्वाड, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, इसके बारे में आप जानते तो हैं, बट जो नए लोग हैं उनको एक बार बता दें कि क्वाड का जिक्र होने वाला है आर्टिकल के बीच में, और ये एक ग्रुपिंग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या फिर इसको क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। और 2007 में इसको इनिशिएट किया गया था। बाद में 4 देश US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इसमें शामिल हुए, और इनकी एक 4 कंट्री की एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग बनी है, जिसका उद्देश्य है सीधे तौर पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको डेवलप करना, वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ध्यान देना, और इनडायरेक्टली इसका जो मतलब है वो ये कि चाइना का इन्फ्लुएंस अगर इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा होता है, या वहाँ पर उस पूरे रीजन में पीस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके इन 4 देशों के द्वारा। और इसीलिए क्वाड इनिशिएटिव जो है, ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है। तो अब क्या हो रहा है, क्वाड प्लस बनने की बात हो रही है कि इस ग्रुपिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, इसमें और लोगों को शामिल कराया जाए। तो आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं, और आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि चाइना और US का वॉर या टेंशन, ये जो एक स्थिति बन गई है कोल्ड वॉर की तरह, ठीक है, खुल करके कोई सामने नहीं आ रहे हैं, खुल करके इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वॉर लाइक कंडीशन है, लेकिन जो टेंशन्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये वही समय याद दिला रहा है जो एक समय में USSR और US के बीच में सिचुएशंस हो गई थी। तो खैर आज का जो आर्टिकल है ये किस बात पर है, ये है वहाँ के US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पेओ साहब, ये अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में होते हैं, चाहे ये भारत के लिए कुछ अच्छा कह रहे होते हैं या फिर ये चाइना के लिए कुछ खिलाफ कह रहे होते हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ इनके स्टेटमेंट जो है वो मीडिया में आते रहते हैं और ये चर्चा में बने रहते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है ये इन्हीं के स्टेटमेंट पर लिखा गया है। और अभी जो एंगेजमेंट, एक्चुअली देखा जाए तो डिसएंगेजमेंट होने लग गया है, बढ़ने लगा है US और चाइना के बीच में। अगर आपने न्यूज़ सुना होगा
तो जो काउंसुलेट्स होते हैं, काउंसुलेट हर देश का दूसरे देश में होता है, एम्बेसी से छोटा होता है काउंसुलेट। काउंसुलेट बेसिकली जैसे एम्बेसी तो कैपिटल रीजन में होता है, एक एम्बेसी होती है किसी भी देश में दूसरे देश की, लेकिन कॉन्सुलेट 3 से 4 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कॉन्सुलेट बेसिकली एक छोटे छोटे ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले उस देश को, जैसे भारत का मान लीजिए अमेरिका में काउंसुलेट है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 4 काउंसुलेट है, तो अलग अलग शहर में ये काउंसुलेट होगा, या भारत में अमेरिका का कितना काउंसुलेट है। तो इससे क्या होगा, जो अमेरिकन पीपल उस शहर में रह रहे होंगे वो जाकर के इस काउंसुलेट में अपने लिए वीज़ा एक्सेस या कोई भी उनको कंसर्न है तो उसको वहाँ पर बता सकते हैं। अब क्या हुआ है, यूएस और चाइना के बीच में जो काउंसुलेट है उसको बंद करने की होड़ शामिल हो गई है, शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। तो पहले यूएस ने अपने यहाँ के जो चाइना का जो काउंसुलेट यूएस में था उसको बंद किया, उसको बोला कि आपको उसको तुरंत खत्म करना होगा, और वहीं उसके जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी सेम काम किया, चाइना ने भी यूएस के काउंसुलेट को बंद किया। तो इस तरीके से जो डिसएंगेजमेंट है वो भी बढ़ रहा है, और इन शॉर्ट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूएस में वो ये मानती है कि अगर चाइना के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ भी जाता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम तो पूरे के पूरे ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ, राइट। तो एक तरीके से ये पूरा जो माइंडसेट है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट, वो यहाँ पर दिखता है। और अब ये डिमांड चल रही है कि जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनका एक अलायंस बनाया जाए, जो डेमोक्रेसीज हैं, राइट। क्योंकि चाइना क्या कहता है, चाइना ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये इनका कहना है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो आपस में मिलकर के एक कोलिशन बनाएं, एक अलायंस क्रिएट करें, और लाइक माइंडेड, एक जैसा सोचने वाले, एक जैसी नीति अपनाने वाले जो देश हैं उनको साथ आना होगा, क्योंकि यूएस के लिए अकेले ये पॉसिबल नहीं है कि वो चाइना का जो इतना इन्फ्लुएंस है या चाइना जिस तरीके से एक्शंस ले रहा है उसको वो रोक सके। और ये एक अलग टाइप का सिचुएशन है, ये इनका कहना है कि सोवियत यूनियन के साथ जो सिचुएशंस थी उसको टैकल करना फिर भी इजी था, बट चाइना को टैकल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनकी कंडीशन बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यूएसएसआर तो अपने आप को क्लोज किए हुए था, राइट। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के साथ अपने आप को मैच नहीं किया था और वो पूरी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन चाइना के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, चाइना हर एक देश में है, राइट। तो चाइना की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन जब इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो हर एक देश में घुसा हुआ है, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के होते हुए जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है इसको यूएस को हराना अकेले की वश की बात नहीं है, इसीलिए अलायंस जरूरी है, इनका ये कहना है। नाउ कॉन्सिक्वेंस टू इंडिया। अब इंडिया पर आते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसमें इंडिया के लिए क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो ये प्रोपोजिशन या कॉन्सिक्वेंसेस को बता रहे हैं उसमें पहला तो ये है दैट दे सिग्नल द ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पावर क्या, चाइना, तो जिसका कि एशियान जियोपॉलिटिक्स में पूरा बड़ा रोल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज के तर्ज पर हैं, तो उनके साथ रिलेशन को ब्रेक करने का एक सिग्नल है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप अलायंस बनाएंगे चाइना के खिलाफ तो चाइना के साथ रिलेशन तो आप मेंटेन नहीं कर सकते। दूसरा है दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द नीड्स टू क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क टू कॉप विद इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंज। और दूसरा चैलेंज क्या है कि आप को ऑब्वियसली एक नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहे हैं उन चैलेंजेस के साथ कैसे कॉप अप किया जाए। तो ये दो सवाल यहाँ पर उठता है। चाइना इज लार्ज नेबर्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली चाइना भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और काफ़ी ताकतवर भी है जैसा आप जानते हैं। एंड अमेरिका इज द ऑन द अदर हैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर। तो चाइना पड़ोसी है और पड़ोसी के साथ हमारा जैसा कि आइडियोलॉजी चलती आई है, नेबरहुड फर्स्ट है और हम कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ हैं, तो चाइना के साथ भी भारत अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता है। ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है वो ख़राब है दोनों देशों के बीच में, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो हम हमेशा से इंडिया और चाइना के रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को देखते हैं तो अभी अमेरिका एक इमर्जिंग और इम्पॉर्टेंट पार्टनर और इवन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है भारत का। तो दोनों, अब अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर सिचुएशन आ जाती है तो फिर भारत किसका साथ देगा, तो एक अलग तरीके का चैलेंज भारत के लिए यहाँ पर आ गया। Now Pompeo has drawn attention to unique nature of contemporary Chinese political structure, so called party state. अब उन्होंने कहा कि जो चाइना है उसमें सीसीपी रिजीम चल रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहाँ पर हर एक चीज़ को डोमिनेट कर रही है इंक्लूडिंग देयर आर्मी, और इस रिजीम को रोकने की ज़रूरत है हर किसी को।
नाउ चाइनाज एंट्री इन यूएस। तो वो अब देखिए, आपको हमेशा एक बात अभी ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसी स्टेटमेंट की बॉम्बार्डिंग होती है, पॉलिसीज चेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे एक कारण छुपा होता है। अब वो क्या कारण है, इस पर हम आते हैं। तो पोम्पो साहब ये कहते हैं कि यूएस में चाइना की इतनी ज़्यादा एंट्री कब हुई। ये तब हुई जब 1972 में वहाँ के प्रेसिडेंट गए चाइना में, और जो कम्युनिस्ट चाइना था उनके उनको बाइकआउट करने, मतलब जो बाइकआउट किया गया था उसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर ट्रेवल पे गए, दोनों देशों के रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये मानते थे, निक्सन साहब ये मानते थे कि जब चाइना और प्रॉस्पेरस हो जाएगा, अच्छा आगे बढ़ेगा, तो फिर वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, खोलेगा, और फिर यूएस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसीलिए फ्रेंडलियर रिलेशन को बनाए रखना चाइना के साथ बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से चाइना के ऊपर किए गए हर बैन को, बैकआउट को ख़त्म कर दिया गया। ओल्ड पैराडाइम टू ब्लाइंड एंगेजमेंट विद चाइना। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूएस की, वो इस बात का आरोप लगा रही है कि जो पुराने विचार रखने वाले जो गवर्नमेंट रही, और उन गवर्नमेंट्स ने जो उस समय के फैसले लिए, वो बहुत ही ब्लाइंडली लिए। मतलब चाइना के साथ अपने एंगेजमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि चाइना ने आज यूएस को ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में डाल दिया है, और इसकी वजह से इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है। अब ये जिस तरीके का स्टेटमेंट चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अलग अलग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि वहाँ पर इलेक्शन है अभी अमेरिका में आगे कुछ महीने के बाद, तो ये जो सारा स्टेटमेंट चल रहा है या चाइना को काउंटर किया जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ दैट इलेक्शन कैंपेन इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो ये आइडियोलॉजी चाइना के अगेंस्ट दिखाई जा रही है, वो पहले तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस को हैंडल करने का एक कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट में अमेरिका में, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जान गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो इस पूरे मुद्दे से भी ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा ये कहना है कि आगे इलेक्शंस भी है, और इलेक्शन पर इसका पूरा ऑब्वियसली इकोनॉमिक फेलियर अभी तक जो भी रहा, हेल्थ क्राइसिस जो वहाँ पर आई, तो इन सारी बातों का बहुत प्रभाव ना पड़े इलेक्शन पर, इसीलिए एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो अक्सर कई सारे देशों में इलेक्शंस के समय में की जाती है। डिफरेंट ड्राफ्ट प्रपोजल। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इट ट्राइज टू डिफ्रेंशिएट बिडेन फ्रॉम द ट्रम्प्स चाइना पॉलिसी। अब इलेक्शन होने वाला है, तो एक बात के लिए अब अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्या कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, और जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है उनकी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं। तो इस बात पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि अभी जो ड्राफ्ट प्रपोजल बनने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार होता है, उसमें जो अपोजिट पार्टी है उनका क्या मत रहेगा, वो किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को तैयार करते हैं। तो ये अभी इस वीक में क्लियर हो जाएगा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका क्या रुख रहेगा चाइना के साथ इंगेजमेंट को लेकर के, चाइना के साथ रिलेशन को लेकर के। हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो बिडेन साहब की गवर्नमेंट है कि उनको प्रेशर नहीं लेना है ज़्यादा, जो लिबरल्स हैं उनके द्वारा ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है, प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होने देना है, और चाइना के साथ रिलेशंस को इतना ज़्यादा भी वर्स नहीं करना है कि कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाए। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उन पर प्रेशर भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक चैलेंज भी है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका भी जो ट्रेड प्रैक्टिस रहा है चाइना के साथ, या ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस रहे हैं, उनको लेकर के काफ़ी कड़ा रुख है। और जो गवर्नमेंट है वो कई बार प्रेजेंट गवर्नमेंट पर आरोप लगा चुकी है कि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो ऑब्वियसली जो आने वाली अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन में, अगर जनता किसी और को मौका देती है, तो उनको फिर इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आगे इलेक्शन के बाद, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसीलिए आज जो हमारा फैसला होना चाहिए वो बहुत ही सोचा समझा हुआ होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पर बदलती है तो क्या रुख लिया जाएगा। अब लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के कोलिशंस की बात चल रही है, और इसी होड़ में कई सारे ग्रुप्स पर ये डिस्कस भी किया गया है।
तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ पर वो क्या चाहती हैं कि G7 के मेंबर्स को बढ़ाया जाए, राइट, वहाँ पर एक कोalition क्रिएट किया जाए, या अदर जो ग्रुप है या क्वाड ही है उसको और बढ़ाया जाए। तो किस तरीके से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको एक साथ ला करके हम पूरा एक्सपेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अमेरिकाज पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट्स इन फेवर ऑफ रीअरेंजिंग द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। किस तरीके से वहाँ पे चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो चेंज होगा। इसके बाद जो बीजिंग का एक्सपेंशनिज्म है उसको कैसे रोकना है, फिर वहाँ के जो ऑपरेशंस हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करने हैं। तो ये सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर अमेरिका और चाइना का क्या इंगेजमेंट होता है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ये सब बहुत मैटर करेगा। और इसी में कोalition ऑफ डेमोक्रेसी का भी जिक्र चल रहा है, ये कैसे इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो डेमोक्रेसी का नया कोalition बनाने की बात चल रही है। तो कहा जा रहा है कि अभी तक जितने भी फैसले अमेरिका ने लिए हैं, जब भी डेमोक्रेसी की बात हुई है या डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की बात हुई है, तो भारत ने उसका समर्थन किया है। चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब एक क्लिंटन साहब का प्रोग्राम आया था, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशंस इनिशिएटिव, उसका उद्देश्य क्या था, टू बिल्ड अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो जितने भी ग्लोबल लेवल पर जो डेमोक्रेसीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उनका एक कम्युनिटी तैयार किया जाए। तो उस समय भी एनडीए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट के समय में जब जॉर्ज बुश का आता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का डेमोक्रेसी प्रमोशन फंड आता है यूनाइटेड नेशंस में, तो उसको भी सपोर्ट किया गया था। तो इस तरीके से अभी तक भारत ने अमेरिका के ऐसे फैसलों पर समर्थन दिखाया है। एंड ओबामा साहब के समय में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स पर हम दोनों मतलब भारत और अमेरिका साथ खड़े थे। और वहीं पर एशियान क्वाड्रिलेटरल ऑफ डेमोक्रेसीज उनके समय में आया था और उसको भी सपोर्ट किया गया था। तो ये अभी एक बहुत बड़ा आगे कंसर्न है, पहले तो क्वाड प्लस डायलॉग को लेकर के, कि क्वाड में अभी 4 देश मौजूद हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में ही, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया। अब आगे अगर इसको और एक्सटेंड किया जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को इसमें जोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि उनके भी कई सारे कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं। और ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज क्या है, तो G7 में 3 देशों को मिलाने की बात हो रही है। G7 कंट्रीज में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, G10 हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज क्रिएट किया जा सकता है अगर ट्रम्प साहब फिर से जीत करके आते हैं तो। हालांकि जो ये G10 का प्रपोजल है वो कई सारे जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि ऑपोजिट पार्टी के कुछ लोग हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। बट ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो गवर्नमेंट आती है यूएस में, वो इस डेमोक्रेसी के नए आइडियाज़ को लेकर के अपना क्या रुख रखती है। नाउ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं, तो इंडिया के लिए अब अपना जो पूरा इनका जो फॉरेन पॉलिसी है, इनकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर ये पूरा सिनेरियो बदलता है, ऐसा कोई डेमोक्रेसी का कोलिशन बनता है, ग्लोबल लेवल पर कंस्ट्रक्ट होता है, तो जाहिर तौर पर भी अभी ऑब्वियसली इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इसमें कैसे इंगेज होना है और किस तरीके से अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करने हैं, बायलैटरल रिलेशन है उसका ध्यान रखना है, ये सब आगे सोचने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस टेस्ट इकोनॉमी में आ जाएगा, जीएस पेपर 3 में, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले जान लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट ने कई सारे कंसर्न्स रेज किए हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये, इट प्रिडिक्ट्स अ 2 डिकेड हाई ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो बढ़े हैं और जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है आरबीआई का कि एनपीएस ना बढ़ने पाए। नेक्स्ट ईयर मार्च एज इंडस्ट्रीज विच नेवर डिफॉल्टेड वर ऑल्सो इम्पैक्टेड। तो जिन इंडस्ट्रीज में अभी तक कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ था या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी इम्पैक्ट हो चुके हैं, बिकॉज लॉकडाउन ने बुरी तरीके से इकोनॉमी को, उसमें आने वाले सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया है। तो इसीलिए एनपीए के बढ़ने का पूरा खतरा है। इवन इफ कंडीशंस रिमेन द सेम, द जीएनपीए ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मे इंक्रीज फ्रॉम 8.5% टू 12.5%। तो सोच करके देखिए कि ये 12.5% तक
एनपीए बढ़ सकता है। बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, ये रिपोर्ट बताती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है कि ये जो प्रेजेंट रिपोर्ट आया है ये कितने कितने कंसर्न्स को रेज कर रहा है यहाँ पर इकोनॉमी के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर अगर उनमें एनपीए बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर देश के लिए। और अभी इतना फंड नहीं है सरकार के पास कि वो उसकी रिकवरी में और एक्स्ट्रा पैसे लगा पाएं। तो आपको याद होगा रिकैपिटलाइज करने का भी प्लान आया है गवर्नमेंट का कि बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर एनपीएस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, और वो प्रिकॉरियस होते चले जाएंगे। सो पब्लिक सेक्टर बैंक शोल्डर्ड अ डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ मोराटोरियम। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि लॉकडाउन के होते ही मोराटोरियम को प्लेस कर दिया गया। लोगों को कहा गया कि अभी आपको टैक्स पे करने की, ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं है, लोन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम बंद हो गए थे। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने ऐसा कहा कि अभी आपको मोराटोरियम लगा दिया गया। तो इसका पूरा पूरा प्रभाव ऑब्वियसली अभी बैंकों पर देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरीके से बंद थी, ठप थी, और उसको लेकर के जो ईज दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा, वो अब अपना इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो स्लो डाउन का इतना भारी भरकम इम्पैक्ट है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट समझ में आ गया इकोनॉमी के टर्म्स में देखा जाए तो। और ये एक जस्ट एक फाइंडिंग्स है। इसके अलावा अभी और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश होने हैं जिससे आपको एकदम एग्जैक्टली फिगर पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द ग्रॉस एनपीए में राइज 12.5% तक राइज हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया 2021 मार्च तक के बारे में ये बता रहे हैं। मार्च 2020 में ये 8.5% था, तो एक साल के बाद ये 12.5% तक पहुंच सकता है। और इकोनॉमी जो है इस साल वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 4.4% पर, और ये और ज़्यादा वर्स आगे हो सकती है। जैसे आपको बताया था कि कुछ लोग जैसे आईएमएफ है या अदर जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो निगेटिव में भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं इंडिया के ग्रोथ रेट को। ठीक है, नाउ कंक्लूजन पर चलते हैं। कंक्लूजन में ऑब्वियसली आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं, सिचुएशन इतनी वर्स है। फिस्कल कंस्ट्रेंट इतना है सरकार के पास कि वो रिकैपिटलाइज करने में कैपेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। अब एक चैलेंज है आरबीआई के सामने, गवर्नमेंट के सामने, कि कैसे फिर से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए जब इतनी वर्स सिचुएशन आ चुकी है। क्योंकि नाउ इट इज़ अ टाइम दैट फेलियर टू एड्रेस द अंडरलाइंग वीकनेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम while the same time prodding banks to ramp up the lending despite data indicating their unwillingness to take on credit risk in the economy। तो क्या हुआ, लगातार आरबीआई के द्वारा भी पॉलिसी रेट को कम किया जा रहा था ताकि जो बैंक है वो पैसा आगे मार्केट में निकालें। लेकिन बैंक खुद अभी डर रही है, वो आगे क्रेडिट नहीं देना चाहती है क्योंकि उनको एनपीए का डर है जो कि ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आप इमेजिन कीजिए, अब इस न्यूज़ को आप बाकी सारे इवेंट से जोड़ करके देखिए। पहला तो जो एक रिकवरी प्लान लेकर के आई थी सरकार, जिसमें कि कोलेटरल फ्री लोन देने की बात कही गई है। आप सोचिए कि वहाँ पर बैंक अब फिर से डिसहार्टन हो जाएंगे कि एनपीए उनका ऑलरेडी बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, तो वो लोग फिर लोन देने से कतराएंगे। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है सरकार का, उसको कैसे पूरा किया जा पाएगा अगर फाइनेंशियल क्रंच हो गया मार्केट में। तो इस तरह के कई रेज अभी कंसर्न्स हैं जो लगातार उठते जा रहे हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जब इस समय में इकोनॉमी को कैसे रिकवर किया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, अपने हिसाब से सोचिएगा और इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में, अपने आंसर राइटिंग में, और उसको ग्रुप पर अपलोड कीजिएगा। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। अ लिवेबल प्लैनेट, क्या कहा गया है इसमें? जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन में ऐड करेंगे बिकॉज एनवायरनमेंट को लेकर के यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए हैं। और राइटर ने ये कहा है कि जो अब्दुल कलाम साहब का विजन था अर्थ को के प्रोटेक्शन को लेकर के, वो इतना इम्पॉर्टेंट विजन था कि उसको आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने कई सारे प्लेटफॉर्म्स में, चाहे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको रेज किया था। और ऑब्वियसली ये एक अभी का जो दौर है उसमें सारे लोग नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो मिल करके इस कई सारे क्राइसिस को मैनेज करने में लगी हुई हैं, और उसमें एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ इनके बारे में कहा जाता है कि इनका क्या सोचना था, क्या मानना था। अभी देखिए आज का जो समय है उसमें हमारे, अगर भारत की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो 35 वर्ष के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है।
ठीक है। 65% जो लोग हैं वो 35 साल के उम्र में आ रहे हैं, और ये हमारे यहाँ के हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड को शो करता है। तो कलाम साहब, जिनको कि भारत रत्न मिला हुआ था, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि ही रिकॉल द हिज विजडम एंड अडॉप्टिंग हिज वैल्यूज़ इन आर डेली लाइफ्स। तो वो अपने डेली लाइफ्स में अपने वैल्यूज़ के वजह से भी जाने जाते थे। एंड बेस्ट ट्रिब्यूट टू नोबल सोल हुज 5th डेथ एनिवर्सरी फेल ऑन द मंडे। तो उनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी मंडे यानी कल थी। इस उनके इसी मौके पर ये आर्टिकल लिखा गया है जो डेडिकेटेड है कलाम साहब को। और क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, इनका कहना था कि हमें अर्थ, जहाँ पर सिर्फ एकमात्र अर्थ ऐसा है जिसको हम जानते हैं जहाँ पर अभी ज़िंदगी है और ये रहने लायक है, और इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको हमें जैसा है वैसे बनाए रखना चाहिए। और इसके लिए ये मानते थे कि सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, खास करके जो गवर्नेंस हैं या जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अर्थ के इकोसिस्टम को बचाने की बात करनी चाहिए। और इन्होंने जब अपना आखिरी स्पीच ये दे रहे थे 2015 में, आपको वो इवेंट याद होगा, आईआईटी शिलोंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग, वहाँ पर जब ये बात कर रहे थे, तो उस समय में इन्होंने काफ़ी सारे कंसर्न्स को उठाया था कि कैसे नेचर को सेव करना है, और अपने विजन के बारे में इन्होंने बताया था कि ये क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। इसके अलावा 2012 में इन्होंने बीजिंग फोरम में भी अपने आइडियाज़ शेयर किए थे कि प्लैनेट अर्थ जो है उसको कैसे रहने लायक बनाया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और ऑब्वियसली ये अभी एक ज़रूरत है, ये इट इज़ अ न्यू नीड ऑफ द टाइम, और इनके विजन को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। एंड लाइव्स आर इंटरलिंक्ड दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन दीज लिंकेज। नेचर कैन टीच टॉलरेंस एंड बिल्ड एन amicable relationship with the humanities. So the need of the hour is to find the opportunities for serving the society in ways नॉट इमेजिन। तो आपको सिर्फ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के आइए। अब इसमें क्या क्या इन्होंने बताया था, तो जब आप इनके विजन की बात करें एनवायरनमेंट के टर्म्स में, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि पॉलिसी इनिशिएटिव में जैसे कि आप रिसाइकलिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दीजिए, फिर एनर्जी इफिशिएंसी की तरफ जाएं, डिज़ाइन विदाउट पोल्यूशन एंड पेपरलेस ऑफिस बनाएं, राइट, यानी कि जो भी कहीं ना कहीं हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशंस, इनका एक इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन एंड अदर सच रेलिवेंट एक्टिविटीज़, इन सभी को इन्होंने अपने विजन के द्वारा कहा था कि इन सब चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है टू मेक पार्लियामेंट मोर प्रोडक्टिव एंड वाइब्रेंट। और दूसरा इन्होंने गवर्नेंस को लेकर के बहुत अच्छी बात कही थी कि एनवायरनमेंट में हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब हम अपने यहाँ पर गवर्नेंस को अच्छा कर पाएंगे। तो आर्टिकल 79 का जिक्र करते हुए राइटर कहते हैं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 है, दैट कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसमें जो चीज़ें हैं, उसकी जो गरिमा है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। और जो लोग चुन कर के जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको सबसे पहले अपना काम करना चाहिए और उनको उसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट करने के लिए इन्होंने कई सारे अपने ये कहा था कि उनको इंस्पायर किया जाए, और इन्हीं के आइडियाज़ से इंस्पायर था सांसद रत्न या फिर सांसद महारत्न अवार्ड, जो कि ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को दिया जाता है जिन्होंने अपना अच्छा काम किया हुआ है। और ये इन्हीं की आइडियाज़ से प्रभावित था जो ये नए इसमें लाए गए थे चीज़ों को। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि इनकी आइडियाज़ को आज इंक्लूड करने की ज़रूरत है हमारे लाइफ में। हमारे जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान है या ऐसे कोई भी पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सभी को एक साथ एक्यूमुलेट और कोलैबोरेट करके रखना होगा, तभी हम इनका जो विजन है उसको अचीव कर पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और तभी हम सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कल के क्वेश्चंस हैं, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। इसके बाद इनको 3 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। और ही बिकेम अ मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर, ये भी सही स्टेटमेंट था। तो इसका आंसर डी था, ऑल ऑफ देम।
अगला सवाल आपसे पूछा गया था CAA 2019 पर। इसमें दोनों एक्ट को से एग्जम्प्ट किया गया। ऐसे जो पर्टिकुलर माइग्रेंट्स हैं जो 3 देशों से आए हैं जिनका जिक्र CAA 2019 में यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है, उनमें ये जो 2 एक्ट हैं, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920, इसको एग्जेम्प्ट किया गया। तो सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल था CAA पर ही था और OCI रजिस्ट्रेशन को लेकर के था कि कब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें तीनों जो इवेंट है वो बिल्कुल तीनों कंडीशन सही है, यहाँ पे सी आंसर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही मानी गई तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा OCI के रजिस्ट्रेशन को। और अगला सवाल था, आखिरी सवाल, कि होतो होलोहन केस पर किससे संबंधित है? ये एंटी डिफेक्शन पर संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स लॉट। कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए।